जरा सोच के देखो कि 1001 डब्बे वाली ये ट्रेन पिछले 7 सालों से बस इसीलिए लगातार धरती के चक्कर काट रही है क्योंकि इसके रुकते ही दुनिया की आखिरी बची इंसानी आबादी मारी जाएगी। दरअसल इंसानों की गलती की वजह से धरती पर हिमयुग की शुरुआत फिर से हो गई थी, जिसके बारे में वॉलपर्ट नाम के एक आदमी को पहले से अंदाजा था। इसीलिए उसने स्नोपियर्सर नाम की एक ऐसी ट्रेन बनवाई जो लगातार बिना रुके चलती रहती। लेकिन वॉलपर्ट असल में वो आदमी था जिसके लिए ये ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक राज्य था, और वो उस राज्य का इकलौता भगवान बनना चाहता था। इसका मतलब कि अगर वो ट्रेन में आ जाता तो ट्रेन के लोगों का जीना हराम हो जाता। इसीलिए ट्रेन के चलते समय मेलेनी नाम की एक शातिर औरत ने उसे ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया और लोगों की भलाई के लिए अपनी बेटी तक को नीचे छोड़कर ट्रेन को लेकर भाग गई। इसके बाद 7 साल तक तो सब काफी सही चला, मगर अब 7 साल बाद बर्फ के बीच में पटरी पर दौड़ रही स्नोपियर्सर से अचानक कई डब्बों वाली बिग एलिस नाम की सप्लाई ट्रेन आकर जुड़ जाती है, जो भी असल में विल्फर्ड ने ही बनाई थी। और अभी उसके स्नोपियर्सर से जुड़ते ही स्नोपियर्सर का पूरा सिस्टम हैक हो चुका था, जिसके बाद बिग एलिस में मौजूद विल्फर्ड दोनों ट्रेन को रोक देता है ताकि वो सबको धमकाकर अपने स्नोपियर्सर को वापस ले सके। ये देखकर मेलेनी परेशान होते हुए अपने सेफ्टी सूट को पहनकर बिग एलिस और स्नोपियर्सर को अलग करने के लिए उनके जॉइंट पर बॉम्ब लगाने के लिए जाती है, मगर अभी ट्रेन के अचानक रुकते ही झटका लगने के कारण वो नीचे गिरकर बेहोश हो चुकी थी। तभी बिग एलिस से अलेक्जेंड्रा यानी कि एलेक्स नाम की एक लड़की स्नोपियर्सर के आखिरी डब्बे को काटकर स्नोपियर्सर के अंदर आती है और सभी लोगों से विल्फर्ड की बात मानने को कहती है। अब वैसे एलेक्स मेलेनी की ही बेटी थी जिसे मेलेनी ने खुद दुनिया को बचाने के लिए छोड़ दिया था, और उसी वजह से एलेक्स के लिए मेलेनी माँ कम और गुनहगार ज्यादा थी। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर भी जैसा कि पिछले पार्ट में आंद्रे ट्रेन का नया लीडर बन गया था, तो विल्फर्ड की कोई भी बात मानने से मना कर देता है, जिस पर एलेक्स ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्हें खाने पीने के सामान की एक लिस्ट देते हुए वो सामान लाने की धमकी देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो विल्फर्ड ट्रेन को चलाने नहीं देता, जिससे बिग एलिस के लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, पर स्नोपियर्सर के अंदर मौजूद लोग बाहर की सर्दी की वजह से बस 12 मिनट के अंदर जमकर मारे जाते। इसीलिए अभी मजबूरी में आंद्रे को एलेक्स की डिमांड को पूरा करना ही पड़ता है, और सभी लोग जल्दी जल्दी सारे सामान को इकट्ठा करके एलेक्स को देना शुरू कर देते हैं। इसी बीच बाहर की -118 डिग्री की जानलेवा ठंड में पड़ी मेलेनी को होश आने पर उसे अपने हेलमेट के ऊपर एक स्नोफ्लेक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुशी से आसपास की बर्फ को एक ट्यूब में टेस्ट करने के लिए भर लेती है, क्योंकि असल में ज्यादा सर्दी होने पर बर्फ नहीं पड़ा करती थी, और स्नोफ्लेक का मतलब ये था कि धरती खुद को हील कर रही है। इसके बाद मेलेनी ने जल्दी से ट्रेन के जॉइंट्स के बीच में एक हाई एक्सप्लोसिव वाला बम भी लगा दिया था, और वहीं अब तक एलेक्स को सामान मिल जाने की वजह से उसने भी ट्रेन को वापस से चला दिया होता है। ये देखकर मेलेनी जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए बिग एलिस ट्रेन के अंदर ही चढ़ जाती है, पर अभी उसके अंदर आते ही विल्फर्ड के साथी उसको पकड़कर विल्फर्ड के पास लेकर चले जाते हैं, जहाँ मेलेनी अपनी बेटी एलेक्स को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन अब तक विल्फर्ड ने एलेक्स के मन में मेलेनी के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर दी थी कि एलेक्स तो मेलेनी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही होती। अब अभी जब विल्फर्ड मेलेनी से स्नोपियर्सर ट्रेन के कंट्रोल की डिमांड करता है, तो मेलेनी उसको आंद्रे के बारे में बताती है, जिसने पिछले पार्ट में अपने साथियों पर हो रहे जुल्म की वजह से विद्रोह करके ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था, और अब ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम आंद्रे के हाथ में था। ये बात सुनने के बाद विल्फर्ड गुस्से में मेलेनी को जेल में डलवा देता है। फिर वहीं स्नोपियर्सर पर जैसा कि आंद्रे ने पिछले पार्ट में अमीरी और गरीबी को पूरी तरह से हटा दिया था, तो स्नोपियर्सर में मौजूद अमीर लोग तो विल्फर्ड के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि स्नोपियर्सर पर विल्फर्ड का कब्जा होते ही उन्हें फिर से कोई भी काम नहीं करना पड़ता। इस बात से अनजान आंद्रे फिलहाल के लिए मेलेनी को बचाने के लिए बिग एलिस पर हमला करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए बेस उसको मना कर रही थी, क्योंकि बिग एलिस पर पहले ही बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे और उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो लोग बिग एलिस में कैसे जाएंगे। वहीं जैसा कि आंद्रे की बीवी जारा की वजह से पिछले पार्ट में जोशी नाम की औरत की जान चली गई थी, तो अभी भी सब लोग जारा को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, जिस पर जारा उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताते हुए बोलती है कि अगर वो जोशी के बारे में मेलेनी को नहीं बताती तो मेलेनी उसके बच्चे को जान से मार देती। इस बात को आंद्रे भी आकर कंफर्म करता है, जो बात सुनने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं, और इस बारे में रूथ को पता चलने पर वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। दरअसल काफी लंबे समय से इस ट्रेन के अंदर किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था, और ऐसे में बच्चे के पैदा होने से लोगों को काफी उम्मीदें मिल सकती थी। अब वैसे तो रूथ विल्फर्ड की पक्की फॉलोअर्स में से एक थी, मगर वो अपने पैसेंजर अटेंडेंट के काम को बहुत ही अच्छे से करना चाहती थी, ताकि सभी पैसेंजर को बेस्ट सर्विस मिल सके। इसीलिए फिलहाल के लिए वो आंद्रा और जारा को सीधा फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में एक बहुत ही बढ़िया रूम दे देती है, जो काफी बड़ा था, और जारा और आंद्रे वहाँ पर बहुत आराम से रह सकते थे। इधर जेल में मेलेनी के पास अचानक उससे एलेक्स मिलने के लिए आती है, जिसको मेलेनी के सामान में से वो बर्फ के सैंपल वाली ट्यूब मिली थी, और एलेक्स मेलेनी से जानना चाहती थी कि मेलेनी ने बर्फ कलेक्ट क्यों करी। तो मेलेनी उसको धरती के तापमान के बढ़ने के बारे में बताती है, और साथ ही ये भी बोलती है कि आने वाले समय में शायद धरती पहले जैसी हो सकती है। इस बात पर एलेक्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और वो मेलेनी को उल्टा सीधा बोलते हुए वहाँ पर से चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही अचानक से मेलेनी को बिग एलिस की लैब में मौजूद हेडवुड कपल ने अपने पास बुला लिया था, जो असल में विल्फर्ड के बेस्ट
बेस्ट साइंटिस्ट थे और वो मेलेनी को पहले से जानते थे। उन्होंने इन 7 सालों में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी, जिसके बाद वो मेलेनी को एक जगह पर बिठाकर उसके कंधे पर मौजूद एक फ्रॉस्ट बाइट के घाव को देखती हैं, जो मेलेनी के कंधे पर काफी देर तक बर्फ में पड़े रहने की वजह से हुआ था। उसको एग्जामिन करने के बाद हेडवुड कपल उसके कंधे पर एक सिलिकॉन जेल लगाते हैं, जो उनकी ही एक नई डिस्कवरी थी, और वो जेल किसी भी तरह के घाव को सही करके उसके निशान को पूरी तरह से मिटा देता। अब वैसे फिलहाल के लिए मेलेनी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि उन दोनों को इस घाव के बारे में कैसे पता चला, जिस पर हेडवुड कपल उसे एलेक्स के बारे में बताते हैं, जिसने ही मेलेनी से बात करते हुए उसके घाव को नोटिस करा था और उसने ही इस बारे में हेडवुड कपल को बताया था। ये बात सुनने के बाद मेलेनी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही अब उससे ये बात भी समझ आ गई थी कि उसकी बेटी के मन के अंदर उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी मौजूद है। इधर आंद्रे ने अब तक स्नोपियर्सर के हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया था, जिससे थर्ड क्लास वाले काफी सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आंद्रे बस अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। फिर उसी दौरान आंद्रे को ये बात पता चलती है कि बिग एलिस में रहने वाले कुछ गार्ड एप्पल्स या फिर खाने पीने की चीजों के बदले में कुछ जरूरत की दवाइयों को स्नोपियर्सर के बंदों को दे रहे हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर आंद्रे पाइक नाम के एक बंदे से एक गार्ड के साथ एप्पल का ट्रेड करने के लिए कहता है, जिसके लिए जैसे ही गार्ड बिग एलिस के दरवाजे को खोलते हैं, वैसे ही आंद्रे अपने साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला करते हुए बिग एलिस में घुस जाता है। असल में आंद्रे का प्लान ये था कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बिग एलिस में मौजूद गार्ड्स को मारेगा और मेलेनी को बचाकर उसे जैसे तैसे स्नोपियर्सर में वापस लेकर आ जाएगा। क्या अभी तक आंद्रे के साथियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बारे में मिस्टर विल्फर्ड को पता चलते ही वो अपनी सबसे खतरनाक आदमी आइसी बॉब को आंद्रे की टीम के साथ निपटने के लिए भेजते हैं और आइसी बॉब आते ही सबको बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, जिसका बड़ा शरीर होने के कारण कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। तब आइसी बॉब सभी लोगों को स्नोपियर्सर में वापस भगाने के लिए अपनी बोगी के दोनों तरफ के वेंटिलेटर को खोल देता है, जिससे बाहर की ठंडी ठंडी हवा तुरंत ही अंदर आने लग गई थी और जो भी उस ठंड की चपेट में आ रहा था उसकी बर्फ में जमने के कारण दर्दनाक मौत हो रही थी। लेकिन आइसी बॉब को उस बर्फ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि असल में विल्फर्ड ने अपने साइंटिस्ट की मदद से उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस करवाए थे और आइसी बॉब बिना किसी सपोर्ट के बाहर की दुनिया में भी कुछ समय तक सर्वाइव कर सकता था। खैर फिलहाल के लिए आंद्रे और उसके काफी सारे साथी स्नोपियर्सर में वापस आ जाते हैं, जिस दौरान वो बिग एलिस के एक ऑफिसर को भी पकड़कर अपने साथ लेकर आ गए थे और अब आंद्रे का प्लान ये था कि वो उस ऑफिसर के बदले में विल्फर्ड से मेलेनी को मांगेगा। तो वो ऑफिसर जिसका नाम केविन था, वो आंद्रे को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मिस्टर विल्फर्ड उसकी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। इधर केविन के पकड़े जाने के बारे में पता चलने पर विल्फर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आकर एलेक्स से बिग एलिस को रोकने के लिए बोलता है, ताकि वो स्नोपियर्सर को पटरी पर ही छोड़कर अपनी ट्रेन को आगे बढ़ा के स्नोपियर्सर के सभी लोगों को जान से मार सके। अब वैसे एलेक्स तो उस समय पर ऐसा करने वाली थी, मगर पास में मौजूद मेलेनी उसको ऐसा ना करने के लिए बोलती है, क्योंकि इससे काफी सारे लोगों की जान चली जाती और उसके हिसाब से किसी भी इंसान को जान से मारने का दुख बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इसके बावजूद एलेक्स विल्फर्ड की बात को मानकर ट्रेन को रोक देती है, मगर उसके ऐसा करते ही मेलेनी के जॉइंट्स के बीच में लगाए गए बॉम्ब के फटने से दोनों ट्रेन आपस में और ज्यादा मजबूती से जुड़ गई थी, जिसका मतलब कि अब स्नोपियर्सर को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। इसीलिए मजबूरी में विल्फर्ड न चाहते हुए भी फिर से एलेक्स से ट्रेन को चालू करने के लिए कह देता है। इधर फिलहाल के लिए आंद्रे केविन से मिस्टर विल्फर्ड और बिग एलिस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान शुरुआत में तो केविन उससे कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर तभी आंद्रे उसके खाने के लिए चिकन विंग्स मंगवाता है, जो केविन ने बिग एलिस में खाने की कमी के चलते काफी समय से नहीं खाए थे। इसीलिए अब वो आंद्रे को बिग एलिस, आइसी बॉब, हेडवुड कपल और विल्फर्ड के बारे में काफी चीजें बता देता है। इधर एलेक्स मेलेनी के कहने पर उस बर्फ के सैंपल को टेस्ट करती है, जिसमें अमोनियम सल्फेट मौजूद था और इस बारे में मेलेनी को एलेक्स से पता चलने पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। असल में अमोनियम सल्फेट के स्नो में मौजूद होने का मतलब भी यही था कि धरती का टेम्परेचर सच में बढ़ रहा है। लेकिन एलेक्स को अभी भी मेलेनी की बातों पर भरोसा नहीं होता और गुस्से में फिर से उसके पास से चली जाती है। वहीं जैसा कि विल्फर्ड किसी भी हालत में दोनों ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था और उसके ऐसा करने से पहले केविन उसके बारे में आंद्रे को काफी कुछ बता सकता था, इसलिए अब वो मेलेनी को आंद्रे को वापस करके केविन को लेने का डिसाइड करता है, जिसके बारे में आंद्रे को पता चलने पर वो भी केविन को लेकर स्नोपियर्सर के आखिरी डब्बे पर पहुंच जाता है, जहां पर मेलेनी आंद्रे के पास वापस आ गई थी और केविन विल्फर्ड के पास चला गया था। उस दौरान मेलेनी एलेक्स को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, मगर एलेक्स इसके लिए मना करते हुए मेलेनी के सामने उसकी टेस्ट ट्यूब को तोड़ देती है, क्योंकि उसे मेलेनी की बातों पर सच में भरोसा नहीं हो रहा था। खैर भी अपने साथियों के साथ वापस आने के बाद मेलेनी बेन और आंद्रे को भी अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के बारे में बताती है, जो सुनकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वेदर बलून को लॉन्च करके चेक करने पर मेलेनी की ये थ्योरी सही भी साबित हो जाती है। पर अभी इस थ्योरी को और अच्छे से कंफर्म करने के लिए मेलेनी को कुछ और एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत थी, जो फिलहाल के लिए बस बिग एलिस में मौजूद थे। इसीलिए वो आंद्रे को विल्फर्ड से इस बारे में बात करने को कहती है, जिस पर आंद्रे भी मान जाता है। इधर बिग एलिस में अपने ऑफिस पर मौजूद विल्फर्ड को केविन से बात करने पर जब ये बात समझ में आती है कि उसने बस चिकन विंग्स के बदले में काफी सारी चीजें आंद्रे को बता दी हैं, तो वो गुस्से में केविन से केविन के हाथ की नस को काटने के लिए कहता है और डर के मारे केविन को भी ऐसा करके अपनी जान देनी पड़ती है। इसके थोड़ी देर बाद विल्फर्ड के पास आंद्रे के साथ मीटिंग का इन्विटेशन आता है, जिसके लिए विल्फर्ड मान गया था और उसका प्लान ये था कि वो मीटिंग के दौरान आंद्रे को एलेक्स के जरिए मरवा कर दोनों ट्रेन पर कब्जा कर लेगा, जिसके लिए वो एलेक्स को छपरियों की तरह मुंह में ब्लेड छुपाने की प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है और एलेक्स भी खचरन बनने की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। फिर बाद में जब विल्फर्ड
मीटिंग के लिए स्नोपियर्सर में जाता है तो वहाँ मौजूद उसके फॉलोवर्स उसका स्वागत किसी राजा की तरह करते हैं, जिससे विल्फर्ड को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उस दौरान आंद्रे के सामने आते ही एलेक्स भी अपने मुंह में छुपी हुई ब्लेड को निकालकर हमले के लिए तैयार हो चुकी थी। पर तभी बातों के बीच में मेलेनी अचानक से सभी लोगों को ये चीज बता देती है कि धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है। अब ये खबर सच में सबके लिए एक उम्मीद की किरण थी, जिस पर पहले तो विल्फर्ड इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर लोग जमीन पर वापस लौट जाते तो उन लोगों के ऊपर किसी भी हालत में राज नहीं कर पाता। पर भी वहाँ पर मौजूद हेडवुड कपल भी मेलेनी के रिसर्च को देखकर इस बात को एकदम सही साबित कर देता है, जिसकी वजह से विल्फर्ड इस बात का खुलकर विरोध नहीं कर पाता और बताता है कि उन्हें धरती के गर्म होने के रेट को कैलकुलेट करने के लिए रॉकी माउंटेन में बने बर्सलो रिसर्च सेंटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके बारे में मेलेनी से बेहतर जानकारी किसी को भी नहीं थी। इसीलिए अभी विल्फर्ड ने उन लोगों की मदद करने के बदले में ये शर्त रख दी थी कि ट्रेन के उस जगह पर पहुंचने पर मेलेनी को ट्रेन को छोड़कर कुछ समय के लिए वहीं पर रुकना पड़ेगा, वरना इस बारे में अच्छे से कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। तब मेलेनी उसकी बात को मान लेती है, पर बदले में वो विल्फर्ड से वादा लेती है कि विल्फर्ड उसके ट्रेन में वापस आने तक ट्रेन में कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा और एलेक्स और बाकी सारे लोगों का अच्छे से ध्यान रखेगा। इस पर विल्फर्ड भी मान जाता है और ट्रेन में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब सबकी खुशी देखकर विल्फर्ड भी अपने हाथ उठाकर डब्ल्यू का साइन बनाता है, जो देखने के बाद बेस तो पूरी तरह से शॉक रह गई थी, क्योंकि बेस सब असल में स्नोपियर्सर की नई डिटेक्टिव थी, जिसे कुछ दिनों पहले एक औरत के बारे में पता चला था, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला करके उसके अंगूठे और उसकी सबसे छोटी वाली उंगली को काट दिया था और बीच में सिर्फ 3 ही उंगलियां रह गई थी जो डब्ल्यू का साइन बनाती थी। इसी वजह से अभी उस साइन को देखने के बाद बेस इस बात को समझ जाती है कि स्नोपियर्सर पर विल्फर्ड के बहुत सारे सपोर्टर्स मौजूद हैं और उस औरत के साथ ये काम भी उन्हीं लोगों में से किसी ने करा है। पर फिलहाल के लिए बेस अभी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा फिलहाल के लिए एक मेडिकल रूम में गई थी, जहाँ पर जाने के बाद एक मरीज की बुरी हालत को देखकर उसके तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो मरीज कोई और नहीं बल्कि जोशी खुद थी। असल में पिछले पार्ट में जब मेलेनी की जोशी से झड़प हुई थी तो वेंटिलेशन सिस्टम टूट जाने की वजह से मेलेनी तो अपनी जान बचाने के लिए कमरे से निकल गई थी, मगर जोशी उसी कमरे में रह गई थी। उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर फ्रॉस्टबाइट की चपेट में आ गया था, जिससे सबको यही लग रहा था कि शायद जोशी मारी गई है। पर सच्चाई तो ये थी कि उस समय पर मेलेनी के कुछ साथियों ने जोशी को उस जगह पर से बाहर निकाल लिया था, जिसके बारे में खुद मेलेनी को भी पता नहीं होता। खैर भी प्रेजेंट टाइम में ज़ारा जोशी को देखने के बाद उसे जान से मारने का फैसला करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले पार्ट में आंद्रे जोशी को पसंद करने लग गया था और ज़ारा नहीं चाहती थी कि आंद्रे जोशी के पास चला जाए। इसी वजह से वो फिलहाल जोशी की ड्रिप में जहरीला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, पर अगले ही पल वो डर की वजह से उसकी ड्रिप को वापस से नॉर्मल ड्रिप के साथ चेंज करके वहाँ पर से चुपचाप निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ मेलेनी के ट्रेन को छोड़ने के फैसले की वजह से एलेक्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से वो मेलेनी को ऐसा करने के लिए मना भी करती है, मगर मेलेनी उसकी बात को नहीं सुनती, जिससे गुस्से में आकर एलेक्स वापस से बिग एलिस में चली जाती है। अब वैसे फिलहाल के लिए बिग एलिस के डब्बों को मिलाकर स्नोपियर्सर में 1034 डब्बे थे और वो सारे डब्बे सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस पहाड़ी इलाके पर पहुंचने वाले थे जहां मौजूद एक रिसर्च सेंटर में मेलेनी को जाना था। इसलिए अब मेलेनी और उसके साथी अच्छे से मैप को एनालाइज करने लग जाते हैं और फिर सारी कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेलेनी को बस किसी तरह से उस रिसर्च सेंटर में 30 दिन तक सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेन को आगे ले जाकर एक दूसरे ट्रैक से वापस मोड़ लेंगे और 30वें दिन ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा कम करके मेलेनी को वापस से ट्रेन पर चढ़ा लिया जाएगा। अब पूरा प्लान बनने के बाद मेलेनी रिसर्च सेंटर पर जाने की तैयारी करने के लिए आ जाती है, जिस दौरान एलेक्स उसके पास उसको वापस से रोकने के लिए आ गई थी, मगर मेलेनी उसकी बात को अभी भी नहीं मानती। इधर फिलहाल के लिए विल्फर्ड एक एक्सपेरिमेंट के लिए आईसी बॉब को एक आइस चैम्बर में डाल देता है, जहाँ पर बाहर की हवा को अंदर लाने पर शुरुआत में तो आईसी बॉब को कुछ भी नहीं होता, पर कुछ देर के बाद आईसी बॉब की हालत भी खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो भी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। वैसे ये आईसी बॉब की ट्रेनिंग का हिस्सा था, जिसकी मदद से ही उसे अब तक इतना ज्यादा काबिल बना दिया गया था कि एक तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वो कुछ समय के लिए बाहर के एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता था। अब वैसे विल्फर्ड आईसी बॉब को इतना ज्यादा ताकतवर इसी वजह से बना रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। वो चाहता था कि स्नोपियर्सर को हासिल करने के लिए जब भी वहाँ पर लड़ाई हो तो आईसी बॉब उसकी तरफ से लड़के उसको जीत दिलाए। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा आंद्रे के पास जाकर उसे जोशी के जिंदा होने के बारे में सब कुछ बता देती है, जो बात जानने के बाद आंद्रे तुरंत ही अपने काफी सारे साथियों के साथ जोशी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जोशी भी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। तब आंद्रे उससे लगातार काफी देर तक बात करता रहता है और फाइनली ट्रेन अब सीधा उस माउंटेन एरिया पर पहुंच जाती है जहाँ पर मेलेनी को जंप करना था। तब विल्फर्ड एलेक्स से ट्रेन के दरवाजों को खोलने के लिए बोलता है, जिस पर पहले तो एलेक्स बार बार सिस्टम में गड़बड़ होने का बहाना बनाने लग गई थी, मगर अभी मेलेनी के जिद करने पर वो फाइनली ट्रेन की गेट को खोल देती है और मेलेनी भी अपना सारा सामान पैक करने के बाद सबसे पहले तो आंद्रे के पास जाकर उससे रूथ के ऊपर भरोसा करने को कहती है, क्योंकि बेशक से रूथ विल्फर्ड की पक्की सपोर्टर थी पर वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी और बिना उसकी मदद के आंद्रे किसी भी हालत में ट्रेन के लोगों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद मेलेनी जाकर अपने सेफ्टी सूट को पहनने लग जाती है, जिस दौरान एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए उसके गले लग गई थी और उसने मेलेनी से दोबारा मिलने के बाद अभी उसे पहली बार माँ कह के बुलाया था। इससे मेलेनी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिलहाल उसको कूदने का सिग्नल मिलते ही वो अपने सेफ्टी सूट को पूरी तरह से पहनकर ट्रेन से नीचे कूद जाती है। अब मेलेनी के वहाँ पर से जाने के
बाद 4 दिन तक लगातार मिस्टर विल्फर्ड काम की चीजों को स्नोपियर्सर में भेजता रहता है, जिसके बदले में उसे खाने पीने की काफी सारी अच्छी चीजें भी मिल रही थी। और इसी तरह से एक दिन जब विल्फर्ड को जोशी की हालत के बारे में पता चलता है तो तुरंत ही आंद्रे के पास एक लेटर भेजते हुए बताता है कि वो जोशी को बिल्कुल पहले जैसा कर सकता है, पर बदले में उससे मिस ऑड्री चाहिए। दरअसल पहले के टाइम पर मिस्टर विल्फर्ड ने ऑड्री को अपना मन बहलाने के लिए अपने पास रखा हुआ था और वो ऑड्री को हमेशा के लिए अपने पास वापस बुलाकर उसके साथ फिर से रहना चाहता था। आंद्रे के इस बारे में ऑड्री से बात करने पर ऑड्री भी ऐसा करने के लिए मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस्टर विल्फर्ड के पास इंजन रूम में जाकर वहाँ पर होने वाली सभी चीजों की खबर धीरे धीरे आंद्रे तक पहुँचा सकती थी, जिससे विल्फर्ड की आगे की चालों के बारे में आंद्रे को पहले से पता चल जाता और जोशी की हालत भी पहले जैसी हो जाती। इसी वजह से आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को लेटर लिखकर बता देता है कि ऑड्री उसके पास आने के लिए मान गई है और जिस दिन वो लोग लोगों के सामने सेरेमनी करते हुए मेलेनी के रिसर्च सेंटर पर पहुंचने वाली बात को बताएंगे, उस दिन मिस्टर विल्फर्ड ऑड्री को अपने साथ लेकर जा सकता है। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर विल्फर्ड बहुत ज्यादा खुश होते हुए हेडवुड कपल को सीधा जोशी को देखने के लिए स्नोपियर्सर में भेज देता है, जहाँ पर जाने के बाद हेडवुड कपल फ्रॉस्ट बाइट के और भी काफी सारे पेशेंट का इलाज करते हैं। मगर जोशी की हालत को देखने के बाद उन्हें ये बात तो समझ में आ गई थी कि स्नोपियर्सर में इक्विपमेंट थोड़े से कम होने की वजह से जोशी को वहाँ पर सही नहीं करा जा सकता और जोशी को पूरी तरह से सही करने के लिए बिग एलिस में ही लेकर जाना पड़ेगा। तो इस बात को सुनने के बाद आंद्रे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जोशी को इस हालत में दुश्मन के घर पर नहीं भेजना चाहता था, मगर जोशी उस जगह पर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि इस तरह से वो भी ऑड्री की तरह वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर होने वाली चीजों के बारे में आंद्रे तक खबर पहुँचा सकती थी। अब ना चाहते हुए भी आंद्रे इस बात पर मान जाता है और वैसे अभी आंद्रे ने पाइक को भी इस काम पर लगाया हुआ था कि वो बिग एलिस की इन्फॉर्मेशन को किसी तरह से लाकर उसको दे। पाइक उस समय पर पिछले सीजन वाले टेरेंस के साथ भी बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में था, जिससे वो खाने पीने की चीजों के बदले में काफी सारे ड्रग्स और बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया लिया करता था, जिसको ट्रेन में ही मौजूद एलजे देख लेती है। अब वैसे पिछले सीजन में आंद्रे ने एलजे की पूरी फैमिली और एलजे के फैमिली के साथियों को स्नोपियर्सर ट्रेन से डब्बे समेत अलग कर दिया था, मगर उस समय पर किस्मत से एलजे स्नोपियर्सर ट्रेन में ही रह गई थी और यहाँ पर अब उसे झाड़ू पोछा लगाने का काम करना पड़ता था। अब वैसे इसी बीच स्नोपियर्सर में बस उस औरत के ऊपर हमला करने वाले आदमी के बारे में पता करने में लगी हुई थी, जिस दौरान उसे बॉस्कोविच नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है, जिसका ग्रुप वॉलफर्ड का कट्टर सपोर्टर था और बेस के हिसाब से उस औरत के ऊपर हमला करने का काम बॉस्कोविच का ही था। इसी वजह से बेस सीधा जाकर उस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है, जिस पर बॉस्कोविच बार बार हमले वाली बात से इनकार करता रहता है और अभी कोई सबूत न होने की वजह से बेस को भी उसको छोड़ना पड़ जाता है। खैर इसके थोड़ी देर बाद ही जोशी को भी बिग एलिस में शिफ्ट करा जाने वाला था, जिससे थोड़ी देर पहले ही उसका बेटा माइल्स उससे मिलने के लिए आता है, जिससे जोशी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसके थोड़ी देर बाद ही आंद्रे और उसके बाकी सारे साथी उसको बिग एलिस में पहुंचा देते हैं। इसके बाद उसी शाम फाइनली वो समय भी आ जाता है जब स्नोपियर्सर से एक वेदर बलून को लॉन्च करके मेलेनी से कांटेक्ट करा जाने वाला था और उसी शाम ट्रेन में एक बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली थी। तब उस पार्टी के दौरान अपनी शर्त के अकॉर्डिंग मिस्टर विल्फर्ड तो ऑड्री के साथ एक कमरे में चला जाता है, जिस दौरान ऑड्री तो मिस्टर विल्फर्ड को ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि कहीं ना कहीं मिस्टर विल्फर्ड लोगों के सामने मेलेनी से कांटेक्ट नहीं करना चाहता, ताकि वो लोगों को झूठ के साए के अंदर रखकर हमेशा उनके ऊपर राज कर सके। मगर अभी ऑड्री के साथ बिजी होने की वजह से मिस्टर विल्फर्ड ट्रेन के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाता, तो फाइनली इंजीनियर्स उसके सामने ही मेलेनी से कांटेक्ट करके इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि मेलेनी एकदम सही सलामत थी। अब जहाँ ये बात सुनने के बाद ट्रेन के ज्यादातर यात्री बहुत ज्यादा खुश थे, वहीं मिस्टर विल्फर्ड का तो ये सुनने के बाद चेहरा ही उतर चुका था। कहीं ना कहीं अब उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि उसे अपने मेलेनी के साथ करे गए वादे को भूलकर इस ट्रेन के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, मगर ऐसा करने के लिए भी मिस्टर विल्फर्ड को एक बहुत ही खतरनाक प्लान की जरूरत थी। अब ऐसे मेलेनी ने फाइनली 10 दिनों के बाद इन लोगों से कांटेक्ट कर तो लिया था, मगर इन 10 दिनों के अंदर उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करा था और कई बार तो उसकी जान जाते जाते बची थी। अब वैसे मेलेनी ने फाइनली चौथे दिन पर इन लोगों से कांटेक्ट कर तो लिया था, मगर इन 4 दिनों में उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि शुरुआत में जब वो अपनी स्नो बाइक को लेकर रिसर्च सेंटर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसकी स्नो बाइक खराब हो गई थी और उस दौरान मेलेनी को वजन ज्यादा होने की वजह से अपने खाने पीने के सामान को वहीं पर छोड़कर सिर्फ रिसर्च वाले सामान को रिसर्च सेंटर तक घसीट कर लेकर जाना पड़ा था, जहाँ पर जाते जाते उसके सूट की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। पर किस्मत से सूट के पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से पहले वो उस सेंटर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी बैटरी और अपने सूट को चार्जिंग पर लगाने के बाद वहाँ मौजूद लाशों को हटाती है और थोड़ी देर में रिसर्च सेंटर की पावर को चालू कर देती है। उसी दौरान अचानक से उससे भूकंप जैसे झटके महसूस होने लग गए थे, जिसके थोड़ी देर बाद जब वो अपने खाने पीने के सामान को लेने के लिए वापस से जाती है तो उसे पता चलता है कि पहाड़ की बर्फ नीचे आ जाने की वजह से उसका सारा खाने पीने का सामान उस बर्फ के अंदर दब गया है और अब उसके पास खाने के नाम पर सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और कुछ टॉफीज थी, जिसके सहारे उसको 30 दिन तक जिंदा रहना था। इसी वजह से ये समय मिलने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो पूरे के पूरे दिन में सिर्फ एक एक बिस्किट को खाकर अपना काम चला रही थी और ऐसे में ना तो उसका दिमाग सही से काम कर रहा था और ना ही 30 दिन तक उसे अपनी सर्वाइव करने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। पर इसके बावजूद वो जैसे तैसे वेदर बलून के लॉन्च होने के बाद स्नोपियर्सर से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है, मगर इसके बाद का समय उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था,
था। असल में 4 दिन के बाद उसके पास सिर्फ एक ही बिस्किट बचा था और भूख की वजह से मेलेनी को नींद आ जाती है, जिसके बाद उसके जागने पर उसका बिस्किट गायब था। तभी अचानक से उसे भूख की वजह से हेलुसिनेशन में विल्फोर्ड उसका मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है, जो उसे पागल भी कह रहा था, क्योंकि भूख की वजह से उस आखिरी बिस्किट को खाने के बावजूद भी मेलेनी को उस बिस्किट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो अपनी यादों में मेलेनी उस वक्त को याद करती है जब स्नोपियर्सर बन रही थी और मेलेनी चाहती थी कि ट्रेन पर ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद हो ताकि इंसानियत का भविष्य सुरक्षित हो सके। मगर विल्फोर्ड तो उसी समय से लोगों को बस अपना गुलाम बनाना चाहता था। उसका ट्रेन के ज्यादातर डब्बों में बार बनाकर वहाँ पर अय्याशी करने का मन था। इसी वजह से वो उस समय पर मेलेनी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद जब ट्रेन को चलाया जाने वाला था, उसी समय पर विल्फोर्ड को 100 ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जो उसकी ट्रेन में बिना टिकट के आ गए थे। उनके बारे में पता चलते ही वो उन्हें ट्रेन से उतारकर अपने साथियों के साथ उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जो चीजें बेन और मेलेनी भी इंजन रूम में बैठे बैठे देख रहे थे, और ये चीज देखने के बाद बेन और मेलेनी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि विल्फोर्ड के ट्रेन में रहने पर कोई भी इंसान सही से नहीं जी पाएगा। इसी वजह से ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से महफूज रखने के लिए मेलेनी एलेक्स के नीचे होने के बावजूद भी ट्रेन को चालू कर देती है और नामाको के साथ ट्रेन को लेकर विल्फोर्ड के साथ आगे बढ़ जाती है। और वैसे मेलेनी की दयालुता ही इस चीज का कारण थी कि काफी सारे लोगों के जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी उन्हें जान से न मारकर ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में धकेल दिया गया था। और वही लोग आज के टाइम पर टेलएंडर्स के नाम से जाने जाते थे। खैर भी प्रेजेंट टाइम के उस रिसर्च सेंटर में दिन बीतते जाते हैं, जिस दौरान मेलेनी रोज सोलर पैनल को साफ करने के बाद 30 दिन पूरे होने का बेसब्री से इंतजार करती रहती थी। पर अभी तक सिर्फ 12 दिन ही बीते थे और अब मेलेनी के पास खाने के लिए 1 दिन का तक भी नहीं बचा था। इसी वजह से मेलेनी पूरी तरह से टूट जाती है। पर तभी अचानक से उसे शक होता है कि उस रिसर्च सेंटर के अंदर कुछ न कुछ तो और भी मौजूद है। इसलिए वो एक जाल बिछाती है और किस्मत से जल्दी ही उसके अंदर एक चूहा फंस जाता है। मगर ये चूहा इतनी सर्दी में भी जिंदा कैसे था? मेलेनी इस बात की सच्चाई जानने के लिए चूहे को एक इंक से बड़ी कंटेनर में डुबाकर खुला छोड़ देती है, जिसके बाद वो चूहा भागता हुआ अपने एक बिल में जाकर घुस गया था। और वो बिल असल में एक जियोथर्मल सोर्स के साथ जुड़ा हुआ था, जहाँ पर गर्मी नेचुरली बनती रहती थी और उसी वजह से वहाँ पर और भी काफी सारे चूहे जिंदा थे। अब मेलेनी के खाने की दिक्कत फिलहाल के लिए तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब उसे इंतजार था तो सिर्फ 30 दिन पूरे होने का। इधर फिलहाल के लिए बिग एलिस के अंदर जोशी का इलाज भी शुरू हो चुका था, जिस दौरान उसे हेडवुड कपल की बातों के दौरान ये बात भी पता चलती है कि विल्फोर्ड असल में एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, जिसकी मदद से वो स्नोपियर्सर में मौजूद सभी लोगों को आंद्रे के खिलाफ भड़काकर स्नोपियर्सर को बहुत ही आराम से अपने कब्जे में ले सकता था। उस प्लान के अंदर वो एलेक्स को शामिल नहीं करता, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानता था कि कहीं ना कहीं एलेक्स भी अब आंद्रे की तरफ हो चुकी है। और ये बात सच्चाई भी थी, क्योंकि जाने से पहले मेलेनी ने एलेक्स से उसके लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए कहा था। फिर भी फिलहाल के लिए मिस्टर विल्फोर्ड आंद्रे के पास एक मैसेज भेजकर मिस ऑर्टी को बिग एलिस के इंजन रूम में डिनर पर भेजने के लिए कहता है, जिसके लिए अपनी शर्त के मुताबिक आंद्रे को मानना पड़ गया था। मगर ऑड्री के बिग एलिस के इंजन रूम में जाने से पहले बेन उसको स्नोपियर्सर के इंजन रूम में बुलाकर एक कम्युनिकेशन बॉक्स दिखाता है, जैसा कम्युनिकेशन बॉक्स बिग एलिस के इंजन रूम में भी मौजूद था। और ऑड्री को वहां पर जाने के बाद उसकी वायरिंग में थोड़ी सी छेड़खानी करनी थी, जिससे बिग एलिस के इंजन में होने वाली सारी की सारी बातों को आंद्रे और बेन मिलकर स्नोपियर्सर के इंजन से सुन सकते थे। तो ऑड्री ऐसा करने के लिए मान तो जाती है, मगर तैयार होकर बिग एलिस के इंजन रूम में जाने के बाद जब वो मिस्टर विल्फोर्ड से बात करती है, तो मिस्टर विल्फोर्ड उसको बिग एलिस में ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि जल्दी ही स्नोपियर्सर में वो कुछ तो बहुत ही खतरनाक करने वाला था, जिससे वहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोगों की जान को खतरा था। फिर भी फिलहाल के लिए ऑड्री इस बात का कोई भी जवाब न देते हुए बातों को घुमा देती है और मिस्टर विल्फोर्ड के ध्यान को भटकाने के बाद वहाँ के कम्युनिकेशन बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लग जाती है। मगर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो कम्युनिकेशन बॉक्स उससे नहीं खुलता। वहीं जोशी ने भी मिस्टर विल्फोर्ड के कुछ गड़बड़ करने के बारे में एक चिट्ठी में लिखकर आंद्रे के पास उस चिट्ठी को पहुंचा दिया था, जिससे आंद्रे काफी ज्यादा परेशान होकर उन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश में जुट जाता है जो मिस्टर विल्फोर्ड के कट्टर सपोर्टर थे और मिस्टर विल्फोर्ड के कोई भी गड़बड़ करने पर वो उसी का साथ देने वाले थे। और अभी के लिए वैसे भी मुसीबत सिर्फ मिस्टर विल्फोर्ड नहीं था, बल्कि आंद्रे और उसकी टीम का मेलेनी से वापस कोई भी कॉन्टेक्ट न हो पाना भी था। इसी वजह से रूथ के सजेस्ट करने पर आंद्रे न चाहते हुए भी लोगों से झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है कि मेलेनी ने उन लोगों को कांटेक्ट करके उनसे वापस से बात करी है और 30वें दिन तक वो उसको लेने के लिए पक्का जाने वाले हैं। तभी थोड़ी देर बाद आंद्रे को ये खबर भी मिलती है कि पाइक और टेरेंस की आपस में बहसबाजी हो गई थी। इसी वजह से आंद्रे टेरेंस के पास जाकर उससे पाइक के साथ नॉर्मली बिहेव करने के लिए कहता है, मगर असल में टेरेंस को इस बात से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि पाइक भी उसकी तरह इलीगल चीजों का ट्रेड करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इस बात को सुनने के बाद आंद्रे टेरेंस को जेल में डालने की धमकी देता है, मगर टेरेंस को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो गुस्से में आंद्रे को धमकी देता है कि अगर आंद्रे ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो वो विल्फोर्ड को बता देगा कि जोशी चिट के जरिए आंद्रे के पास बिग एलिस की छोटी से छोटी खबर भी पहुंचा रही है। तब इस बात को सुनने के बाद आंद्रे बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो इस बारे में ज़ारा से बात करता है तो ज़ारा उसे मुसीबत को जड़ से खत्म करने के लिए टेरेंस को जान से मरवाने के लिए कहती है, जो काम आंद्रे किसी भी टेलएंडर से कहकर बड़ी आसानी से करवा सकता था। तब ये काम करने के लिए आंद्रे पाइक को बोलता है
है। और जैसे कि पाइक की लड़ाई तो अभी के टाइम पर टेरेंस से चल ही रही थी, तो पाइक बड़े आराम से शाम में जाकर टेरेंस का काम हमेशा के लिए तमाम कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा भी महसूस हो रहा था। और फिलहाल के लिए वो इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देता। फिर वहीं दूसरी तरफ बेस फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में पेस्टर लोगन के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी। जिस दौरान पेस्टर लोगन से बात करते हुए बेस को ये बात समझ में आती है कि बेशक से आंद्रे कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, मगर वो एक अच्छा लीडर नहीं है, जिसकी वजह से लोग पक्का ही आंद्रे के खिलाफ जल्दी ही विद्रोह कर देंगे। और वैसे कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से सच्चाई थी। और फिलहाल के लिए बेस और आंद्रे दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जोशी के एक दूसरे सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें विल्बर्ट के द्वारा करी जाने वाली गड़बड़ के बारे में साफ साफ पता चल सके। तब जल्दी ही आंद्रे के पास जोशी की एक पर्ची आ जाती है, जिसमें बॉस्कोविच के पूरे ग्रुप यानी कि बीचमैन्स का नाम लिखा हुआ था। उसको देखने के बाद आंद्रे को ये चीज लगने लग गई थी कि शायद विल्बर्ट के पक्के सपोर्टर होने की वजह से बॉस्कोविच और उसके सारे साथी आज रात में स्नोपियर्सर में बड़ा हंगामा करने वाले हैं। इसी वजह से आंद्रे तुरंत ही उनके कमरे में पहुंच जाता है, मगर वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात सिर्फ बॉस्कोविच से होती है, जिसके हिसाब से उसके सारे साथी तो इधर उधर मजे कर रहे थे और वो किसी भी हालत में कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाले थे। इसी बीच अचानक से काफी सारे हुड वाले आदमी सारे के सारे बीचमैन्स को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ कर मारना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान उन्होंने बॉस्कोविच के आंद्रे के पास होने की वजह से उसको छोड़कर उसके सभी के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बारे में अलार्म के जरिए पता लगने पर आंद्रे को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि असल में जोशी बस उससे बीचमैन्स यानी कि बॉस्कोविच और उसके साथियों की जान को बचाने के लिए कहना चाहती थी। इस वक्त तक रूथ भी बिग एलिस और स्नोपियर्सर के बॉर्डर पर खड़ी होकर ऑड्री का इंतजार कर रही थी, मगर ऑड्री उस अलार्म को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि फिलहाल के लिए ट्रेन में मिस्टर विल्फर्ड से ज्यादा खतरनाक आदमी कोई भी नहीं है। इसी वजह से अब ऑड्री पूरी तरह से मिस्टर विल्फर्ड का ही साथ देने का फैसला करती है, क्योंकि एक तो ऐसे में हमेशा उसकी जान बची रहती और अगर उसे कभी भी विल्फर्ड हारता हुआ नजर आता तो किसी तरह से कम्युनिकेशन बॉक्स में छेड़छाड़ करने के बाद आंद्रे और उसके साथियों को वापस से अपनी तरफ कर लेती। अब अपने साथियों की मौत की वजह से बॉस्कोविच पूरी तरह से टूट जाता है और उसे लगता है कि उसके साथियों को टेलएंडर्स ने मारा है। इसी वजह से वो बाद में मौका मिलने पर कुछ टेलएंडर पर बुरी तरह से हमला करके उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लग गया था, जिस हमले में किस्मत से किसी की जान तो नहीं जाती, मगर बॉस्कोविच को उसकी इस हरकत की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। उस दौरान ये सारी चीजें होता हुआ देखकर रूथ और रॉस को भी ये बात समझ में आने लग गई थी कि आंद्रे सच में अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन वो दोनों वॉल्फर्ड को भी सपोर्ट नहीं करते थे। इधर बॉस्कोविच के गिरफ्तार होने की वजह से बेस को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसी वजह से वो जी जान लगाकर किसी तरह से इस बारे में पता कर ही लेती है कि असल में जिस तरह से उन लोगों ने जोशी को अपना खबरी बनाकर बिग एलिस में भेजा हुआ था, उसी तरह से स्नोपियर्सर के अंदर वॉल्फर्ड का भी एक खबरी है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि पास्टर लोगन था। पास्टर लोगन ने ही उस औरत के हाथ को काटा था और उसके अलावा उसने अपने काफी सारे साथियों के साथ मिलकर बीचमैन्स को भी मारा था, जिसके बारे में समझ आते ही बेस गुस्से में पास्टर लोगन के पास जाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर पास्टर लोगन की एक साथी आकर उसके ऊपर भी हमला कर देती है, जिससे बेस ने लड़ते हुए जैसे तैसे हरा तो दिया था, पर अब तक अंधभक्त पास्टर लोगन को वॉल्फर्ड के बारे में बेस को कुछ भी न बताना पड़े, इसीलिए उसने बाहर की हवा को खुद के फेफड़ों में डालकर खुद को खत्म कर लिया था। ये देखने के बाद तो बेस का दिमाग और भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि पास्टर लोगन के जिंदा होने पर वो वॉल्फर्ड के और भी सपोर्टर्स के बारे में जान सकती थी कि इसी बीच थर्ड क्लास वाले लोग बॉस्कोविच के गिरफ्तार होने की वजह से आंद्रे और बाकी टेलएंडर्स के ऊपर भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से आंद्रे पिछले पार्ट में इसी वजह से लीडर बन पाया था, क्योंकि थर्ड क्लास के लोग उसके साथ थे। इसी वजह से अब ट्रेन में एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो जाती है और सारे थर्ड क्लास के लोग टेलएंडर को ढूंढ कर जान से मारना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान काफी सारे टेलएंडर अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से कंपार्टमेंट में जाकर छुप गए थे, जहाँ पर थोड़ी ही देर में रूथ भी उनकी जान बचाने के लिए आ गई थी। पर उस कंपार्टमेंट में रूथ के जाते ही एक छोटी बच्ची उसे देखकर बहुत ज्यादा डरने लग जाती है, जिसे देखकर पहले तो रूथ को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बाद में उसे याद आता है कि असल में पिछले सीजन में हुई बगावत की शुरुआत में उसने उस छोटी लड़की के हाथ को बर्फ में जमा कर तोड़ने का ऑर्डर दिया था, मगर उसकी माँ ने बच्ची के बदले में उसका हाथ तोड़ने के लिए कहा था। जैसा करने के कुछ समय बाद ही उस बच्ची की माँ की मौत हो गई थी। उसी वजह से वो छोटी बच्ची आज भी रूथ से बहुत ज्यादा डरा करती थी, जो बात समझ आने के बाद रूथ को बहुत ज्यादा दुखी फील होता है, क्योंकि अभी टेलएंडर्स के साथ इतना समय बिताने पर उसे टेलएंडर्स के दुख भी समझ में आने लग गए थे। अभी जब रूथ उस छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश करती है तो वो बच्ची डर के मारे वहाँ पर से भाग जाती है, जो देखकर रूथ भी उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई थी। तब उस लड़की के एक दूसरे कमरे में जाने पर रूथ भी वहाँ पर आकर उस लड़की को समझाती है कि जो हो गया वो उसको बदल तो नहीं सकती, लेकिन वो वादा करती है कि वो आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेगी और फालतू में किसी को सजा भी नहीं देगी। इतना बोलने के बाद रूथ ने उस छोटी बच्ची से माफी भी मांगी थी और ये सारे के सारे शब्द उस छोटी लड़की को रूथ पर भरोसा दिलवाने के लिए काफी थे, इसीलिए अब वो छोटी बच्ची रूथ के साथ वापस से बाहर चली जाती है। तभी रूथ को पाइक के बारे में पता चलता है, जिसके टेरेंस को मारने के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था और इसी वजह से थर्ड क्लास के लोग सजा के तौर पर उसका हाथ जमा कर तोड़ने वाले थे। लेकिन तभी बीच में आंद्रे जाकर पाइक को बचाते हुए पाइक की जगह पर उसका हाथ तोड़ने के लिए कहता है, जिस दौरान थर्ड क्लास वाले पाइक को छोड़कर उसका हाथ तोड़ने लग गए थे, पर उनके ऐसा करने
इससे पहले ही रूथ वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को खरी खोटी सुनाते हुए ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है और तब सब लोग रूथ से डरकर आंद्रे को छोड़ते हुए इधर उधर हो जाते हैं। पर जैसा कि अब किसी को भी आंद्रे के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए ज्यादातर लोग विल्फर्ड की तरफ होकर लाल कलर की कैंडल को खिड़की के पास जलाते हैं, जिसे देखकर विल्फर्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब वैसे कहानी की शुरुआत में केविन नाम के उस ऑफिसर की जान नहीं गई थी और तब से असल में वॉल्फर्ड के बाथरूम में ही बंद था, जिसे ऑड्रे की साइकोलॉजिकल नॉलेज की मदद से हिप्नोटाइज करवाकर वॉल्फर्ड उसे अपने कुत्ते की तरह बना लेता है और केविन को वॉल्फर्ड के बोलने पर वॉल्फर्ड के जूते तक चाटने पड़ते हैं। फिर भी जैसा कि थर्ड क्लास और टेलएंडर्स का भरोसा भी आंद्रे के ऊपर से डगमगाया हुआ था, तो इसी बात का फायदा उठाकर वॉल्फर्ड आईसी बॉब को एक छोटे व्हीकल से ट्रेन के बाहर भेजकर स्नोपियर्सर के गॉड मॉड्यूल को खराब करवा देता है, जिसके बारे में सबको पता चलने पर यही लग रहा था कि शायद ये गॉड मॉड्यूल अपने आप से खराब हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब अगर गॉड मॉड्यूल को बदला नहीं जाता तो जल्दी ही स्नोपियर्सर रुक जाती और वो गॉड मॉड्यूल बस वॉल्फर्ड के पास ही मौजूद था। जो बात समझ में आने के बाद आंद्रे और उसके सारे साथी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि अब अगर वो लोग वॉल्फर्ड से एक और बार मदद मांगेंगे तो सभी लोगों की नजरों में वॉल्फर्ड मसीहा बन जाएगा और सब लोग आंद्रे को लीडर की पोस्ट से हटाकर वॉल्फर्ड को लीडर बना देंगे। पर अभी जैसा कि गॉड मॉड्यूल के न बदले जाने पर काफी सारे लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए आंद्रे ऐसा करने के लिए भी मान जाता है और वॉल्फर्ड के पास मैसेज भेजकर उससे गॉड मॉड्यूल की डिमांड करता है। इसके बारे में पता चलते ही वॉल्फर्ड भी खुशी खुशी गॉड मॉड्यूल को लेकर स्नोपियर्सर में उसे चेंज करने के लिए आ गया था। लेकिन अभी गॉड मॉड्यूल को चेंज करने के तुरंत बाद ही अचानक से सिस्टम में आग लग जाती है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तब बेन बताता है कि मेलेनी ने आंद्रे के द्वारा किए गए विद्रोह के टाइम पर सिस्टम में कुछ छेड़खानी करी थी। ये बात सुनने के बाद वॉल्फर्ड और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अब स्नोपियर्सर बस कुछ ही मिनटों में रुकने वाली थी। जो सुनने के बाद तो आंद्रे के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर तभी वॉल्फर्ड आंद्रे को नीचे दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास स्नोपियर्सर और उसमें मौजूद सभी लोगों को बचाने का एक रास्ता है। और ये बात बोलने के बाद वॉल्फर्ड स्नोपियर्सर के इंजीनियर से बात करते हुए स्नोपियर्सर के पावर को तब तक बंद करने के लिए बोलता है जब तक वो सिग्नल नहीं दे देता। उसके सिग्नल देने तक लगातार बिग एलिसी स्नोपियर्सर को धक्का मारने वाली थी, जिस दौरान वॉल्फर्ड को गॉड मॉड्यूल को चेंज करने का टाइम मिल जाता। इसलिए इंजीनियर भी ऐसा कर देते हैं, जिससे अगले ही पल स्नोपियर्सर के सभी डब्बों की लाइट चली जाती है और वॉल्फर्ड एक बार वापस से आंद्रे को नीचे दिखाते हुए कहता है कि तुम कभी भी ट्रेन को चलाने के लिए एक अच्छी लीडर नहीं बन सकते। ये चीज अब आंद्रे को भी फील होने लग गई थी और अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि वॉल्फर्ड ने जानबूझकर ट्रेन को खराब करवाया था। लेकिन अभी आंद्रे के कुछ करने से पहले ही वॉल्फर्ड ट्रेन को सही कर देता है, जिससे सब जगह वॉल्फर्ड की जय जयकार होने लग जाती है और लोग खुद ही वॉल्फर्ड को अपना लीडर मान लेते हैं। तब सत्ता में आते ही सबसे पहले वॉल्फर्ड आंद्रे को सुसु पोटी साफ करने के काम पर लगा देता है और उसके कई सारे साथियों, जिसमें रॉस की बेटी और रॉस की बीवी शामिल थी, उन्हें हाइबरनेशन में भेज देता है। ये सब देखने के बाद तो बेथ खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी और अब उसने सोच लिया था कि वो अपने आप को हाइबरनेशन में जाने से बचाने के लिए वॉल्फर्ड की हर एक बात पर हाँ में हाँ मिलाएगी। इधर रूथ अपने काम को वापस से मजबूरी में पहले जैसा करने लग गई थी, लेकिन अब उसे सही और गलत में फर्क समझ आ रहा था। और अब क्योंकि वॉल्फर्ड ने लोगों को फिर से क्लासेस के हिसाब से बांट दिया था और वो आंद्रे का प्रोटेस्ट में साथ देने वाले लोगों को जान से भी मार रहा था, तो ये चीज रूथ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। इसी बीच जोशी की हालत भी पूरी तरह से सही हो चुकी होती है, जो खुद सही होने के बाद आईसी बॉब को उसकी ट्रेनिंग के बाद में बुरी हालत में देखकर समझ जाती है कि आईसी बॉब के लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। इसी वजह से वो आईसी बॉब से बात करते हुए उसे विल्फर्ड का साथ छोड़ने को कहती है, लेकिन आईसी बॉब विल्फर्ड के लिए सच में काफी ज्यादा लॉयल था। क्या तभी हेडबुड कपल आकर जोशी को बताता है कि अब से तुम्हें भी आईसी बॉब की तरह विल्फर्ड के लिए ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आईसी बॉब की स्किन भी असल में सिलिकॉन जेल से बनी थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर बाहर की हवा का कोई असर नहीं होता। ये बात सुनने के बाद जोशी भी अपने हाथ को वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर निकालते हुए बाहर की हवा को फील करने की कोशिश करती है और सच में उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता। तब फिलहाल वो विल्फर्ड के लिए काम करने के लिए मान गई थी, पर ये सब भी असल में जोशी की एक चाल ही थी, वरना उसके आंद्रे के साथ में मिले होने की वजह से विल्फर्ड उसको भी हाइबरनेशन में डाल देता। क्या इधर एलेक्स को विल्फर्ड ने हावे नाम के एक स्नोपियर्सर के इंजीनियर को बिग एलिस चलाने का तरीका सिखाने को कहा था, जिस पर एलेक्स मान तो गई थी, लेकिन वो स्नोपियर्सर पर विल्फर्ड के राज की वजह से बहुत ज्यादा नाखुश थी, क्योंकि बेशक से बचपन से वो विल्फर्ड के साथ रही हो, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि विल्फर्ड सच में काफी ज्यादा लालची इंसान है। फिर अब स्नोपियर्सर का बादशाह बनने की खुशी में विल्फर्ड अगले दिन एक बहुत ही शानदार पार्टी का अनाउंसमेंट करता है, जिसमें एलेक्स, ऑड्री, ज़ारा, बेस, रूथ, एलजे और उसके साथ काम करने वाला जॉश नाम का एक आदमी मौजूद था। तब वहाँ पर सभी लोगों के आने पर विल्फर्ड मेलेनी का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिससे एलेक्स फिलहाल के लिए गुस्से में आ गई थी, मगर अभी वो कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तो विल्फर्ड एक बार वापस से मेलेनी का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिससे इस बार एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्से में विल्फर्ड को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। पर तब विल्फर्ड तुरंत ही उसे गार्ड से बोलकर जेल में डलवा देता है। इसके बाद विल्फर्ड रूथ से पैसेंजर को ये झूठ बोलने के लिए कहता है कि मेलेनी मारी गई है, और ये बात सुनने के बाद रूथ काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सभी लोग अपनी उम्मीदें खो देते, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो विल्फर्ड उसको जान से भी मरवा सकता था। पर फिलहाल के लिए इस बारे में काफी देर तक सोचने के बाद रूथ अपनी परवाह न करते हुए ये काम करने से मना कर देती है, जिससे गुस्से में आकर विल्फर्ड उसको भी सुसु पॉटी को कंपोज करने
करने के लिए आंद्रे के पास भेज देता है। अब वैसे इसके बाद सच में विल्फर्ड ने स्नोपियर्सर को एक अय्याश खाना बना दिया था, जहाँ नशे, लेन देन और विल्फर्ड के ऑर्डर के अलावा कुछ भी नहीं था। इधर उस रॉकी माउंटेन में मौजूद रिसर्च सेंटर के पास मेलेनी स्नोपियर्सर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और धीरे धीरे उसने लगभग सारे चूहों को भी खा लिया था, जिससे वो जिंदा तो बच गई थी, लेकिन अब तक 32 दिन बीत जाने के बावजूद भी स्नोपियर्सर के आने का कोई नामो निशान भी नहीं था। इसलिए वो लगातार स्नोपियर्सर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जिस दौरान किस्मत से हुआवे बिग एलिस के इंजन में बैठकर उसकी आवाज को सुन लेता है। पर उस समय पर विल्फर्ड भी उससे थोड़ा सा दूर ही मौजूद था, इसलिए वो तुरंत ही रेडियो को बंद करके विल्फर्ड के बाथरूम में जाता है और एक टॉयलेट पेपर पर मेलेनी के जिंदा होने की खबर लिखते हुए उसे लिपस्टिक के अंदर डालकर फ्लश कर देता है। इससे कंपोजिट रूम में वो लिपस्टिक रूथ और आंद्रे को मिल जाती है, जिन्हें मेलेनी के जिंदा होने के बारे में पता चलते ही वो लोग लड़ाई करने के लिए एक बार वापस से तैयार हो गए थे। इसीलिए वो लोग तुरंत ही बाहर मौजूद एक गार्ड को जान से मारने के बाद इंजन के नीचे वाले रूम में आ जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर से बिग एलिस के इंजन में जाकर ट्रेन को मेलेनी को लेने जाने के लिए मोड़ सके। और अभी इंजन रूम के नीचे वाले एरिया में उन्हें एलेक्स भी कैद दिखाई देती है। उसको देखने के बाद वैसे तो आंद्रे उसको फ्री करवाने वाला था, लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि मेलेनी के जिंदा होने के बारे में जानने के बाद एलेक्स का प्लान ये था कि जब तक आंद्रे और रूथ ट्रेन को वापस से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे, तब तक वो विल्फर्ड के पास जाकर माफी मांगने का नाटक करते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। तब आंद्रे और रूथ भी इस बात को मानकर तुरंत ही बिग एलिस के इंजन रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर आते ही उन्होंने हुआवी के सामने मौजूद गार्ड को जान से मारने के बाद हुआवी को फ्री करवा दिया था, जिससे हुआवी बहुत ज्यादा खुश होता है और अभी वो स्नोपियर्सर के इंजन में मौजूद बेन को भी मेलेनी के जिंदा होने के बारे में बता देता है। तो मेलेनी के जिंदा होने के बारे में पता चलने पर बेन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसने तुरंत ही विल्फर्ड के गार्ड्स को स्नोपियर्सर के इंजन से बाहर धक्का देकर स्नोपियर्सर का इंजन बंद कर लिया था, जिसके बाद वो ट्रैक्स को चेंज करके मेलेनी के दिखाई देने पर ट्रेन की स्पीड को धीमा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एलेक्स सच में विल्फर्ड के पास जाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने में लग गई थी, जहाँ पर विल्फर्ड के उसकी बातों में आने के बाद एलेक्स जैसे तैसे पास में खड़ी बेस को आंद्रे के वापस आने के बारे में बता देती है, जो सुनने के बाद बेस तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसने तुरंत ही इस बारे में जाकर सारा को भी बता दिया था। पर उस समय पर ये सारी बातें ऑड्री ने भी सुन ली थी, इसी वजह से वो तुरंत ही उसे बांध कर एक कमरे में बंद कर देती है। और इधर आंद्रे भी जैसे तैसे अपने कुछ साथियों की मदद से बाकी सारे टेलएंडर्स के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो टेलएंडर्स को एक बार वापस से लड़ाई के लिए मोटिवेट करके उन्हें लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। और इस लड़ाई में इस बार बॉस्कोविच भी आंद्रे का साथी देने वाला था। वहीं अब तक टैक्स के चेंज होने की वजह से विल्फर्ड को एलेक्स की चालाकी के बारे में पता चल गया था, इसी वजह से वो गार्ड से बोलकर फिर से एलेक्स को पकड़वा लेता है और जल्दी से एलेक्स के साथ बिग एलिस के इंजन की तरफ जाने लग जाता है, जिस दौरान एलेक्स ने जाते हुए चुपके से अपने मुंह में एक ब्लेड छुपा लिया था। अब वैसे हुआवी ने अब तक बिग एलिस के इंजन की स्पीड को भी कम कर दिया था, ताकि मेलेनी को ट्रेन के बारे में पता चलने पर सही टाइम पर वो पटरी के पास आकर ट्रेन में चढ़ सके। और किस्मत से होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब रिसर्च सेंटर में बैठी मेलेनी ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस करती है, तो वो तुरंत ही खुशी से अपने सारे सामान को पैक करके वापस से पटरी के पास पहुंच जाती है। लेकिन अब तक गुस्से में विल्फर्ड बिग एलिस के इंजन में पहुंच चुका था, जहां पर जाने के बाद वो अपने खतरनाक कुत्ते को हुआवी के ऊपर छोड़ देता है, जिसने हुआवी का बहुत बुरा हाल कर दिया था। इसके तुरंत बाद ही विल्फर्ड ने बिग एलिस की स्पीड को भी वापस से बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन मेलेनी के सामने से निकल जाती है और एलेक्स इंजन रूम की खिड़की से मेलेनी को बेबस आंखों से पीछे खड़ा हुआ देखती रह जाती है। तब उस समय पर मेलेनी को ये बात तो समझ आ गई थी कि पक्का ट्रेन में कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है और अब उसके बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। कैरबी वॉलफर्ड की इस हरकत की वजह से एलेक्स तुरंत ही वॉलफर्ड के पास जाकर उसको उल्टा सीधा बोलने लग गई थी, जिससे गुस्से में आकर वॉलफर्ड उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। और इसी बात के गुस्से में एलेक्स भी तुरंत ही अपने मुंह से ब्लेड को निकालकर उसकी गर्दन पर चलाती हुई जल्दी से स्नोपियर्सर में पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद अब वो आंद्रे और उसके बाकी साथियों का साथ देने वाली थी। वहीं विल्फर्ड के हेडवुड कपल के पास टाइम पर पहुंच जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब वो जोशी को ऑर्डर देता है कि वो स्नोपियर्सर के इंजन के अंदर जाकर बेन को जान से मार दे और इंजन को अपने कब्जे में ले ले। तब जोशी दिखावा करते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़कर इंजन की तरफ जाने लग गई थी, पर जैसा कि वो आंद्रे की तरफ थी, इसी वजह से वो तुरंत ही आंद्रे को इस बारे में खबर कर उनके प्लान के बारे में पूछती है। और उस दौरान आंद्रे को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि वो मेलेनी की जान को बचाने के लिए पीछे की तरफ कैसे जाएं। तो वहाँ पर एलेक्स उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें एक्वेरियम वाले डब्बे को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए, जिससे वो अपनी ट्रेन के साइज के छोटे होने की वजह से तेज रफ्तार से मेलेनी के पास पहुंचकर उसको बचा सकते हैं और फिर कुछ ही टाइम में बिग एलिस के पास जाकर अपनी ट्रेन को वापस से उससे जोड़ सकते हैं। तब आंद्रे भी इस पर मान जाता है और तुरंत ही इस प्लान के बारे में जाकर सारा को बताता है। असल में आंद्रे चाहता था कि वो अपने सभी साथियों के साथ स्नोपियर्सर में जाए, ताकि बाद में उनके जाने के बाद यहाँ पर उनके साथियों को कोई भी दिक्कत ना हो। मगर सारा उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे बिग एलिस में ही सारी फैसिलिटीज मिल सकती थी और ऐसे समय में उसके लिए बिग एलिस को छोड़कर जाना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब इसी वजह से आंद्रे इस बात को मानकर तुरंत ही अपने बाकी सारे साथियों के साथ एक्वेरियम के दूसरे वाले डब्बे की तरफ जाने लग जाता है। मगर रास्ते में जाते हुए रूथ अपने कोट को लेने के चक्कर में पीछे ही छूट जाती है और उसी समय पर जोशी भी एक्वेरियम वाले डब्बे को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इसकी वजह से स्नोपियर्सर आंद्रे और एलेक्स के प्लान के अकॉर्डिंग फाइनली बिग एलिस से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी और वो लोग मेलेनी को बचाने के लिए सीधा उस रॉकी माउंटेन वाले एरिया की तरफ जाने लग गए थे। मगर वहाँ पर कुछ घंटे बाद पहुँचने पर उन्हें मेलेनी के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती और रिसर्च सेंटर के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है
है कि मेलेनी भूख प्यास की वजह से परेशान होकर वहाँ पर से कहीं पर चली गई थी और उसे पता था कि वो किसी भी हालत में अपनी जान को नहीं बचा पाएगी। इसी वजह से उसने अपने कलेक्ट करे गए डेटा को भी उसी जगह पर छोड़ दिया था, जिसको एलेक्स और आंद्रे लेकर जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेलेनी ने उस डेटा के अंदर काफी सारी जगहों को मार्क करा हुआ था जहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर फॉर्म हो सकता था और वो जगह इंसानों के रहने लायक होती। इस बारे में पता चलने पर आंद्रे और एलेक्स की आंखों में एक बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है। वो अपने साथियों के साथ सीधा उन जगहों पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद पहले वो इस बात को कंफर्म कर सके और बाद में बिग एलिस के लोगों तक पहुँचने के बाद उन्हें भी वहाँ पर लेकर आ सके। मगर जैसा कि आंद्रे और उसके साथियों को मेलेनी की लाश नहीं मिली थी, तो क्या मेलेनी अभी भी जिंदा थी और क्या अर्थ मेलेनी के मार्क करे गए पॉइंट की तरफ फील कर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आंद्रे उस जगह पर पहुंचने के बाद में बिग एलिस तक पहुंचकर अपने सभी साथियों को बचा पाएगा? माफ करना, इस सीजन की कहानी यहीं पर खत्म होने की वजह से मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट सीजन में दूंगा, जिस सीजन में सच में बहुत ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट हैं जो आप लोगों का दिमाग घुमा कर रख देंगे। पर मुझे उसको चैनल पर लेकर आना है या फिर नहीं, इस चीज की चॉइस में आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो अगर आप लोग इसके थर्ड और आखिरी सीजन को देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में S3 जरूर लिखना, और अगर 100 लोग भी इसके थर्ड सीजन को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो मैं उन 100 लोगों के लिए भी इसके थर्ड सीजन को जरूर लेकर आऊंगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग कोई और सीरीज देखना चाहते हो तो आप लोग उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी जब तक मैं कोई नई वीडियो लेकर नहीं आता तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।